हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग सिर्फ 15 क्वेश्चन को यहां पर देखने वाले हैं। लेकिन ये दोस्तों आप लोग का 15 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर होगा, क्योंकि जितने भी आप लोग क्वेश्चन को यहां पर देखेंगे दोस्तों, सभी के सभी आप लोग का एक्सप्लेनेशन साथ में देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। पहला नंबर का सवाल पे आते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आप लोग का है बैलगाड़ी का, जुगाड़ का, ऊंट गाड़ी का या फिर रिक्शा का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान में आमतौर पर परिवहन साधन के रूप में ऊंट गाड़ी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। इसका नोट देख लेते हैं। नोट में इसका लिखा हुआ है कि ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल रेगिस्तानी इलाकों में किया जाता है, जहां चारों तरफ होता है दोस्तों गर्मी और रेत होती है। और ऊंट क्या करता है, ऊंट गाड़ी को खींचता है। और ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल यानी प्रयोग ज्यादातर राजस्थान में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बने हैं। ऑप्शन में आप लोग का है लकड़ी और बांस से बने घर, मिट्टी से बने घर, पत्थरों से बने घर या फिर पत्थर और लकड़ी से बने घर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी लकड़ी और बांस से बने घर। ये घर जो होते हैं जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं। नोट में इसका लिखा हुआ है कि लकड़ी और बांस से बने घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां बहुत भारी वर्षा होती है, यानी बारिश होती है। बांस और लकड़ी के ये घर जो होते हैं जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं, ताकि बाढ़ से ये अप्रभावित रहे। दोस्तों, उदाहरण में आप लोग का आ जाएगा असम का घर, जो आप लोग का होते हैं जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। अगला आप लोग का सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच अंडे देता है। ऑप्शन में है बारबेट का पक्षी, कोयल पक्षी, भारतीय रॉबिन या फिर गोरैया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय रॉबिन जो होते हैं ये पत्थरों के बीच अंडे को देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। नोट में इसका लिखा हुआ है कि भारतीय रॉबिन यह घास, मुलायम टहनियों, जड़, ऊन और रुई से पेड़ के ऊपर अपना घोंसला को बनाता है। यह पत्थरों के बीच अपने अंडे देता है। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप लोग का पेडागोजी से है। तो सवाल में है कि प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका है, क्या भूमिका है। ऑप्शन में है कि मौलिक अवधारणाओं की बेहतर समझ बढ़ाना। ऑप्शन बी में है नियमित शिक्षण शैली में बदलाव करें। सी में है छात्रों में साहित्यिक कौशल का विकास करना। एंड डी में दोस्तों विषय को सीखने में आनंद प्रदान करें। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी विषय को सीखने में आनंद प्रदान करें। नोट में इसका लिखा हुआ है कि प्राइमरी लेवल पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में कविताएं और कहानियां शामिल करके पढ़ाई को रोचक बनाया जा सकता है। अगर छात्रों को सीखने में इंटरेस्ट होगी यानी रुचि होगी, तो ये विषय को यानी सब्जेक्ट को अधिक सुसंगत तरीके से समझ पाएंगे। आगे आप लोग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि तनुजा अपनी दूसरी कक्षा की शिक्षिका है, यानी मैम है, और उन्हें फूल विषय पढ़ाना है। उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन में आप लोग का है कि बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाना जहां बहुत सारे फूल है। बी में है कि प्रोजेक्टर पर चित्र दिखाने के लिए। सी में आप लोग का है कि ब्लैक बोर्ड पर कई प्रकार के फूल बनाना। एंड डी में आप लोग का है दोस्तों बस फूलों का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे और छात्रों से कहें कि वे उन्हें नोटबुक में कॉपी करें। दोस्तों, इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाना जहां बहुत सारे फूल जो है बच्चों को देखने मिले। यहाँ पर इसका नोट में लिखा हुआ है कि तनुजा को बच्चों को स्कूल के मैदान में ले जाना चाहिए जहां बहुत सारे फूल होते हैं, क्योंकि इसकी मदद से छात्र फूल के विषय को बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं, क्योंकि वे अपना आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं यानी देखते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी करते हैं। अगला आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि वह संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या कहलाता है। ऑप्शन में है परोपकारिता, सहभागिता, पारंपरिक आश्रय का सिद्धांत या फिर कोई नहीं।
दोस्तों इस प्रकार के लाभ को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के लाभ को कहा जाता है दोस्तों सहभागिता, जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सहभागिता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि ताशी, ठीक है, ताशी अपने परिवार के साथ लेह में रहता है, ठीक है, लेह लद्दाख यानी लेह में रहता है। अपने दोस्त को अपना घर दिखाते हुए उसने कहा, यह घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह घर के किस हिस्से की बात यहाँ पर कर रहा है? ऑप्शन में आप लोग का है भूतल का, रसोई घर का, छत का, या फिर बड़ा कमरा का। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी वह बात कर रहा है दोस्तों छत का। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि लेह में घर का नक्शा किस तरह का रहता है, किस तरह का घर होता है दोस्तों लेह में। नोट में लिखा हुआ है कि लेह में मकान 2 मंजिला होते हैं, ठीक है। भूतल पर कोई खिड़कियां नहीं होती। भूतल पशुओं यानी भूतल यानी ग्राउंड लेवल की बात कर रहा है, तो भूतल पशुओं और आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए है। यहाँ पर उसका पॉइंट लिखा हुआ है कि दोस्तों कि विभिन्न मंजिलों तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दोस्तों आप लोग का सवाल में भी था। गर्मी के मौसम में लोग कई फलों और सब्जियों को छत पर सुखाकर सर्दियों के लिए भंडारित करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं। आगे इसका लिखा हुआ है कि ये घर जो होते हैं पत्थरों से बने हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है। इन घरों की दीवारें मिट्टी और चूने की मोटी परत से ढकी हुई है। उसके बाद एक पॉइंट है कि घर अंदर से एक शेड जैसा लग रहा था, जिसमें बहुत सारा घास जमा था। मोटे पेड़ के तने का उपयोग सपाट मजबूत छत बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये सब विशेषताएं हैं, ये सब गुण है कहाँ का? लेह और लद्दाख का। खास करके दोस्तों लेह के घर की ये विशेषताएं हैं। आगे आप लोग का दोस्तों सवाल है, ये वाला आपको सुमेलित करना है, ठीक है, जिसमें एक में आप लोग का दिया हुआ है देश का नाम, ठीक है, और अगला में आप लोग का दिया है दोस्तों मुद्रा का नाम। तो आप लोग को ये मिलान करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जापान के मुद्रा को क्या कहा जाता है? येन कहा जाता है। उसके बाद ईरान की मुद्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों? ईरान की मुद्रा को आप लोग का रियाल कहा जाता है। उसके बाद आप लोग का है यूएई का दिरहम कहा जाता है, और आप लोग का रूस का रूबल कहा जाता है। तो आप लोग का हो जाएगा क का हो जाएगा दोस्तों 3, ख का हो जाएगा 2, और ग का हो जाएगा आप लोग का 4, और घ का आप लोग का हो जाएगा दोस्तों रूस यानी रूबल। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तो आप लोग का पहला ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी क का 3, ख का 2, ग का 4 और घ का 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है कि वह कौन सा जानवर है जिसके पैर नहीं होते और जो आमतौर पर बारिश के बाद पाया जाता है? ऑप्शन में आप लोग का है सांप का, मेंढक का, घोंघा, या फिर कछुआ। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी घोंघा, जिसके पैर नहीं होते हैं और जो भारी बारिश के बाद दोस्तों इसको देखने मिलता है। घोंघा के बारे में यहाँ पर दोस्तों साफ लिखा हुआ है कि ये किस तरह का जानवर होते हैं। घोंघे असेरुकी होते हैं, अर्थात उनमें रीढ़ नहीं होती है, उसमें रीढ़ नहीं होती है। ये जानवर एक ही मांसल पैर पर चलते हैं और अपना घर अपना अपना जो घर होते हैं या अपना जो खोल होते हैं अपने पीठ पर ढोने का काम करते हैं, यानी ढोते हैं। खतरे का पहला संकेत मिलते ही वे अपने खोल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर घोंघे जमीन और समुद्र दोनों जगह पाए जाते हैं। चूंकि घोंघे अधिकतर पानी में रहते हैं, इसीलिए वे गर्म और शुष्क दिनों में बहुत कम पाए जाते हैं। ये जीव अपना अधिकांश जीवन भूदृश्य में दबे रहकर बिताते हैं। उसके बाद का पॉइंट है कि वे बादल छाए और ठंडे दिनों पर बाहर आ सकते हैं। आगे का आपका पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन जब वे अंततः बाहर निकलते हैं, खासकर भारी बारिश के बाद। तो दोस्तों ये कब पूर्णतः बाहर निकलते हैं? भारी बारिश के बाद, यानी बारिश जब थम जाता है उसके बाद दोस्तों ये बाहर निकलते हैं। इसका आंसर आप लोग का क्या था दोस्तों? घोंघा। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे आप लोग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है आप लोग का कि मनोज कक्षा 5 का ईवीएस शिक्षक है। वह देखता है कि एक बच्चा अपनी नोटबुक की पंक्तियों में अक्षरों और शब्दों को ठीक से लिखने में असमर्थ है। कई दिनों तक उसका गहन निरीक्षण करने के बाद मनोज ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चा निम्न से पीड़ित है: डिसलेक्सिया से, डिसग्राफिया से, डिसकैलकुलिया से, या फिर कोई नहीं।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी मनोज जो है दोस्तों, ये आप लोग का यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाला उसने कि बच्चा जो है वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। डिस्ग्राफिया के बारे में यहाँ पर साफ लिखा है दोस्तों कि डिस्ग्राफिया आप लोग का किस तरह का विकार होता है, चलिए देखते हैं। डिस्ग्राफिया एक लेखन विकलांगता है, एक ऐसी संकेत जो ये संकेत देंगे कि शिक्षार्थी को डिस्ग्राफिया हो सकता है। तो डिस्ग्राफिया से पीड़ित शिक्षार्थी किस तरह से होते हैं कि सही वर्तनी लिखने में इसको कठिनाई होती है। उसके बाद का पॉइंट है कि कागज पर खराब स्थानिक योजना यानी लाइनों और मार्जिनों का दुरुपयोग दिखाना। उसके बाद का पॉइंट है कि अपर केस और लोअर केस अक्षरों को मिलाने से अक्षर बनाने में परेशानी होती है यानी दिक्कत होती है, असंगत रूप और आकार। उसके बाद का पॉइंट है कि पंक्तियों पर लिखने में परेशानी होती है और विचारों को व्यवस्थित करने में कठिनाई भी होती है। आगे का पॉइंट है कि एक ही समय में सोचने और लिखने में इसको खास परेशानी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा कौन सा, डिस्ग्राफिया। और ये सारे दोस्तों आप लोग का गुण था किसका, डिस्ग्राफिया का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आप लोग का सवाल है कि बर्फीले पहाड़ियों पर चढ़ते समय आने वाली समस्याएं हैं। ऑप्शन में आप लोग का है हिमस्खलन, गिरती चट्टानें, सांस लेने या फिर ऊपर के सभी। तो दोस्तों बर्फीले पहाड़ पर चढ़ते समय ये सारी समस्याएं होती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग का नोट में लिखा हुआ है कि बर्फीले पहाड़ पर चढ़ते समय आने वाली समस्याएं क्या क्या होता है। अधिक ऊंचाई के कारण वायुमंडल पतला हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन कम उपलब्ध होती है जिससे सांस लेने में समस्या होती है। आगे का पॉइंट है कि कभी कभी चट्टानों और बर्फ के फिसलने के कारण भारी चट्टानें और बर्फ का टुकड़ा गिर जाता है। आगे का सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि ईवीएस कक्षा में सामान्य और विशेष बच्चे एक साथ सीख रहे हैं, यह इस बात का संकेत है। एकीकृत शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का या फिर अनौपचारिक शिक्षा का। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर दोस्तों बात हो रहा है समावेशी शिक्षा का, जिसमें हर एक बच्चे को दोस्तों समान शिक्षा दिया जाता है। नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा का कि यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो कि आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में है कि मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन में आप लोग का है कि केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। ऑप्शन बी में है श्रमिक मधुमक्खियां नर मक्खियां होती है। सी में आप लोग का है कि एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है। एंड डी में है एक छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रमिक मधुमक्खियां नर मधुमक्खियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। मधुमक्खी के बारे में यहाँ पर हम लोग विस्तार से जानेंगे, चलिए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मधुमक्खियां फूलों की ओर आकर्षित होती है, जो कि आप लोग का एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। मधुमक्खियां छत्ते में रहती है, जिसे आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के घोंसले का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। ये आप लोग का एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों कि मधुमक्खियां अंडे कब देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का अक्टूबर से दिसंबर तक ये अंडे देती है। अगला पॉइंट है कि मधुमक्खियां चीनी की चाशनी खाना पसंद करती है। उसके बाद का पॉइंट है कि प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है। पहला आप लोग का है दोस्तों रानी मधुमक्खी, दूसरा है नर मधुमक्खी एंड तीसरा आप लोग का है श्रमिक मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी क्या करते हैं दोस्तों कि प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानू मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो अंडे देने का काम किसका होता है दोस्तों, रानी मधुमक्खी का होता है। अगला इसका पॉइंट है नर मधुमक्खी। छत्ते में केवल कुछ ही नर होते हैं। नर मधुमक्खियों के श्रमिकों के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, यानी कोई भी विशेष रोल नहीं होता इसका। श्रमिक मधुमक्खियां तीसरा नंबर पे आता है।
छत्ते में ज़्यादातर मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। ये मधुमक्खियाँ पूरे दिन काम करती है, वे छत्ते बनाती है और बच्चे मधुमक्खियों की देखभाल भी करते हैं। वे फूलों के इर्द गिर्द उड़कर रस की तलाश करती है। उसके बाद का पॉइंट है कि श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत ही जरूरी होती है। श्रमिक मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता होगा, न ही छत्ता होगा और न ही कोई रस संग्रह होगा। अगला इसका पॉइंट है कि वे मादा मधुमक्खियाँ होती है। उसके बाद का पॉइंट है कि जब एक मधुमक्खी को रस युक्त फूल मिल जाता है तो वो एक विशेष प्रकार का नृत्य यानी नाच करती है, जिससे अन्य मधुमक्खियाँ जान पाती है कि रस कहाँ है। मधुमक्खियाँ लीची, कॉफी और कोको जैसे फूलों के परागण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि निम्नलिखित में से उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है जिसे नीरज चोपड़ा संबंधित है। ऑप्शन में आप लोग का है इडली, चाटनी, चावल और सांभर। बी में कि रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा। सी में आप लोग का है कि रोटी, सांभर, बांस करी, मछली करी। एंड डी में आप लोग का है टेपियोका, चावल एंड मछली करी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी रोटी, दाल, राजमा और आलू पराठा। और ये मुख्य भोजन है दोस्तों कहाँ का, जहाँ दोस्तों नीरज चोपड़ा रहते हैं, यानी जिस राज्य से आप लोग का नीरज चोपड़ा संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि पौधे या जानवर की वो प्रजाति जो विलुप्त होने के खतरे में है उसे डैश कहा जाता है। लुप्त प्राय प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां या फिर विलुप्त प्रजातियां। तो दोस्तों ऐसे प्रजातियों को कहा जाता है आप लोग का लुप्त प्राय प्रजातियां। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। और वीडियो आप लोग का कैसा लगा दोस्तों ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।